इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हम अगली कड़ी में चलते हैं और हमारे जो योगाहार की अगली कड़ी है, हमारे आदरणीय शरद वर्मा जी। शरद भैया को सभी लोग भलीभांति परिचित हैं, बहुत प्रगतिशील के कृषक हैं और अपनी खेती से अपने आसपास के लोगों का हमेशा प्रयास करते हैं कि लोगों का कैसे भला हो, किस तरह से वो लोगों के काम आ सकें हर हर चीज में, चाहे खेती हो चाहे सार्वजनिक जीवन में हो। तो ऐसे हमारे सरल हृदय से शरद ऋतु में शरद भैया का हम आमंत्रण करते हैं, आए और अपनी बातें रखे हमारे सभी श्रोताओं के बीच में, हमारी योगाहार कक्षा में। आदरणीय शरद भैया जी। रोशनलाल सर जी, आपको बहुत प्रणाम। बहुत अच्छा आज आपने योग कराया और योग करने को हमको मिला। और आज मैं आप लोगों को खेती के विषय में कुछ जानकारियां देता हूं। बहुत ज्यादा नॉलेज तो नहीं है, पर जो कुछ है मैं आज आपके समक्ष रखता हूं। सबसे पहले गेहूं की फसल इस समय लहलहा रही है और बहुत अच्छी उसके लिए ठंडी पड़ रही है गेहूं की फसल के लिए। और गेहूं की फसल जो है वो बहुत शानदार ट्रिलिंग कर रही है। तो गेहूं में हम लोगों ने जो इस बार पतंजलि का प्रोम उपयोग किया और लगभग जो जैसे डीएपी है तो हम इस बार 25 किलो डीएपी पे लेके आए उसको। जो हम लोग बोरी डालते थे धीरे 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 आधा हो गया। 1-2 साल के अंदर मुझे लगता है कि हम डीएपी से मुक्त हो जाएंगे। दूसरा हम लोगों ने इसमें जो है ट्राइकोडर्मा, बबेरिया ये सब डाला। तो हम लोगों की जो जड़ माहू आती है इस समय, तो कहीं भी गेहूं में जड़ माहू नहीं दिख रही है। तो इसमें बबेरिया का बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है और ट्राइकोडर्मा का भी हमने बहुत भरपूर उपयोग किया, जिससे ऐसा लगा है कि जो जैसे मक्के के जो डंठल पड़े हुए थे धान के, तो वो काफी ऐसे नीले से कलर के हो गए हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद जो हमारा ट्राइकोडर्मा है उसने बहुत अच्छा काम किया। तो इस समय गेहूं की फसल में ज्यादा से ज्यादा जो है ड्रिलिंग करी हमने। कुछ जगह जैसे गेहूं में हल्की सी गुड़ाई करवाई, कुल्पा चलवाया, तो हमने देखा कि वहां पे कुछ ट्रिलिंग ज्यादा मिली है। तो ये इस बार देखा है कि अगर अपन हल्की सी उसमें कोई पावर टिलर, पावर बीडर के माध्यम से, और अगर छोटा ट्रैक्टर है तो उसके माध्यम से अगर कुल्पा उसमें अपन चलाते हैं तो उसमें काफी अच्छा उसमें ट्रिलिंग बढ़ जाती है। जो प्लांट 7 से 8 प्लांटों की ट्रिलिंग कर रहा है, अगर आप हल्का सा कुल्पा चला देते हो तो वो 10 से 12 प्लांट तक की ट्रिलिंग कर रहा है। ऐसा इसमें देखा गया। तो ये भी बहुत अच्छा है और खरपतवार भी थोड़े बहुत निकल जाते हैं, तो आपको ज्यादा बीटीसाइड का उपयोग नहीं करना पड़ता है। गेहूं की दूरी घटा के बढ़ा के सब देखी। हमने ये पाया कि जो वैज्ञानिक अपने को बताते हैं कि एक निश्चित दूरी पे 8 इंच पे, 9 इंच पे जो अपन लोग गेहूं सोइंग करते हैं वो ही सबसे अच्छी एवरेज देता है। गेहूं ज्यादा बोने से जो उनका जैसे 1000 दानों का वजन 43 ग्राम है, अगर आप 1000 दानों का वजन कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 43 ग्राम वजन आता है। और अगर आप गेहूं को बहुत घना बो देते हैं तो उसका वजन जो है वो 39 ग्राम रह जाता है। इसका मतलब है कि जो आप घना बोते हैं तो उससे उसका वेट भी कम होता है, सीड का साइज कम होता है और जो क्वालिटी आनी चाहिए वो क्वालिटी नहीं आ पाती। तो ये नुकसान होता है पास में बोने का और सीड ज्यादा डालने का। अब लोग बाग सीड ज्यादा यहाँ पे लगभग हमारे क्षेत्र में लगभग 1 कुंटल बीज का वो चलता है कि 1 एकड़ में 1 कुंटल बीज। और हम लोग अभी पहले हम लोग 60 किलो था, इस बार हम लोगों ने 50 किलो की सोइंग करी है। 50 किलो की बोनी में हमने ये पाया है कि ट्रिलिंग भी बहुत अच्छी हो रही है और प्लांट एक मजबूती के साथ उठ रहा है। जो हवाओं में बाद में गिरने की जो शिकायत आती है और जो लंबा हो जाता है वो भी शायद मेरे ख्याल बचत होगी उसमें। गेहूं में आप अगर आपकी जैसे धान का खेत है तो आपने हम लोगों ने धान के खेत में पहले उसको बनाने के पहले उसमें एक चक्री या फर्री, जो भी आप इंस्ट्रूमेंट का नाम आपके यहाँ चलता होगा, तो उससे हम लोग काट लेते हैं
और फिर अपना हिस्टा रीपर से हम लोग भूसा बना लेते हैं। तो हम लोग जब तार से उसको इकट्ठा करते हैं, 2 लाइन बनाते हैं, तो उससे भूसा बहुत अच्छा बनता है। आधे घंटे में 1 एकड़ में लगभग 1 ट्रॉली भूसा बनता है। तो आप मान के चलिए 1 डेढ़ 2 ट्रॉली भूसा आपका प्रति एकड़ भूसा उसमें धान का निकल जाता है। तो आप धान का भूसा बना लें, क्योंकि बहुत ज्यादा जब अपन लोग किसी चीज को अगर खेत में मिलाएंगे तो भी ऐसा लगता है कि फसल कहीं ना कहीं नाइट्रोजन की कमी उसमें होती है, ऐसा पाया हमने। तो हमने इस बार लगभग 1.5-2 ट्रॉली प्रति एकड़ भूसा बनाया, और ये देखा कि वो भूसा जो हमारे ईंट भट्टे वाले हैं और गौपालक जो है, उन्होंने लगभग 2,500 रुपये ट्रॉली, 2,200 रुपये ट्रॉली में वो भूसा हमारे से खरीद लिया। यानी लगभग किसान चाहे तो 4 से 5 हजार रुपये एकड़ की अतिरिक्त आय कर सकता है धान के भूसे से। उसके बाद हम लोगों ने सुपर सीडर से उसकी सोइंग करी है। सुपर सीडर बोने से आपको बखरना या कुछ भी उसमें करना नहीं पड़ेगा। आप अगर आपके पास स्प्रिंकलर है तो आप 4-4 घंटे खेत में पानी दे दें, तो खेत थोड़ा सा नरम हो जाएगा, और आप उसमें वो ये सुपर फीडर से बढ़िया उसकी बोनी कर दें। तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद आपकी फसल में जो है काफी अच्छी टिल्लिंग आती है, तो उसके लिए आप 1.5 इंच के करीब उसको सोइंग करें। कुछ लोग बहुत गहराई में डाल देते हैं, तो ऐसा मानना है मेरा कि अपन लोग जब 2.5-3 इंच में कोई दाना रहता है तो उसकी टिल्लिंग नहीं होती। ये मेरा खुद का अनुभव। तो आप इसको थोड़ा सा अगर ऊपर सोइंग करते हैं तो उसकी टिल्लिंग बहुत अच्छी होती है। और गेहूं में अगर आप जैसे 1 साल आपने चना लिया है या कोई अन्य क्रॉप लिया और उसके बाद अगर गेहूं लगाते हैं तो फिर गेहूं में बहुत अच्छी यील्ड आती है। हमने देखा हमारे जो बल्लर के खेत होते हैं जिसमें बहुत सारी पत्तियां गिरती हैं, और उसमें 1-2 साल के बाद अगर अपन लगाते हैं तो एवरेज 5-6 कुंटल आराम से ज्यादा आ जाती है 1 एकड़। तो ये भी एक बहुत अच्छा उसका वो है। अगर पत्ती वाली चीज जैसे बल्लर की खेती या आपने चने की खेती कर ली तो आने वाले साल में आपका गेहूं का उत्पादन अवश्य बढ़ेगा, ये बिल्कुल निश्चित है। और खेत में बार बार फसल की क्रॉप रोटेशन होना बहुत जरूरी है। एक बार आप गेहूं बो रहे हैं तो एक बार चना बोलें, और जो भी चीजें आप उसको बदल सकें तो बदलें अवश्य। अभी हम लोगों ने ये देखा है कि गेहूं की जो जैसे आप लोग अगर बीज में जाना चाहते हैं तो अशोक भैया भी करते हैं बीज का काम। आप लोग अपनी समिति बनाकर और बीज का काम कर सकते हैं। तो उसमें आप जो एग्रीकल्चर कॉलेज है, केवी के है, उनसे बीज लाकर आप अपनी समिति के माध्यम से प्रोग्राम देके किसानों को वो बीज बो सकते हैं। जैसे आपने किसी बीज का बीडर बीज ले आए अपने एग्रीकल्चर कॉलेज से, तो आप उसको अपने खेतों में प्रोग्राम देकर बीज प्रमाणीकरण में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वहां से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आप टैग वगैरह उसकी पूरी लिस्ट वगैरह सब संभाल के रख लें, और उस गेहूं को जब आप सोइंग करेंगे तो अगर आपका ये गेहूं का बीज बनाना आप सीख गए तो इसमें भी बहुत अच्छी कमाई है। गेहूं का अगर आप फाउंडेशन बीज आपका तैयार हो गया F1 F2 तो आप बीज के प्रोग्राम के लिए दे सकते हैं। और C1 C2 आपने F1 से तैयार किया तो वो बीज को आप आगे बढ़ाकर आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, बीज को बेच सकते हैं, गवर्नमेंट को दे सकते हैं। आजकल गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा सिस्टम किया हुआ है कि बीज जो है वो किसान DDA के माध्यम से, जो वहाँ की सोसाइटी है उनके माध्यम से ले लेती हैं, और वो बीज की पेमेंट पूरी ले लेती है और किसान के खाते में वो सब्सिडी बाद में जाती है, तो आपको पूरी पेमेंट हो जाती है। ये सबसे अच्छा इस बार वो है। और काफी अच्छा जिन लोगों ने इस बार प्रोग्राम किए तो उनको काफी अच्छी इनकम हुई है। तो बीज में आपको कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा सा बीज को आपको एक अपनी समिति बनानी है। उसके बाद आपको एग्रीकल्चर कॉलेज से या कोई विश्वसनीय जो संस्था हो आपका, वहां से उस बीज को लाना है, और उसको बोने के बाद आपको पूरा प्रोग्राम जो है अपने बीज प्रमाणीकरण जो इंस्पेक्टर होते हैं, सीड इंस्पेक्टर, उसको सारी चीजें आपको देनी पड़ेगी जब आप उस बीज का उत्पादन करेंगे। अब जैसे अभी जो बीज आ रहा है उसमें जैविक बीज नहीं है,
कोई कहता साहब हम तो जैविक कर रहे हैं लेकिन बीज तो केमिकल बो दिया। तो आप सोचिए अब केमिकल का बच्चा क्या देगा जो केमिकल है। तो बीज भी आप जैविक खरीदें, जैविक संस्थाओं से जिनके 3 साल के किसानों के रजिस्ट्रेशन है, या जैसे कि हमारे यहाँ केवीके बनखेड़ी है, वो पूर्णतः जैविक है। उनका 70 एकड़ का फॉर्म है और वो पूर्णतः जैविक है केवीके हमारा। और वहां से पूरा जो भी सीड मिलता है वो विदाउट केमिकल, मतलब आप सोचिए कि उनके पास कोई भी केमिकल का काम नहीं है। उन लोगों ने अपनी ही खादों से उसकी बोनी करते हैं और अच्छा उत्पादन ले रहे हैं वो। तो वहां से आप जो है आपके अगर आप जैविक खेती पे इंटरेस्ट रखते हैं तो वो गेहूं आप खरीद सकते हैं वहां से, और उसका प्रोग्राम कर कर बीज तैयार कर सकते हैं। तो बीज तैयार करने की प्रक्रिया बहुत भारी नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत अच्छे तरीके से आप करते हैं तो आप उसमें सफल हो जाएंगे। पहले जरूर ऐसा होता था कि बीज में क्वालिटी नहीं आती थी, और बहुत आज भी बीज का व्यापार है। अगर होशंगाबाद में देखेंगे तो करोड़ों रुपए का दूसरा स्टेट आके बिजनेस कर रहा है। आपके पास बहुत बड़ा बाजार है बीज के लिए। और मैं कहता हूं कि आप गेहूं हो या कोई भी फसल हो तो रॉ मटेरियल उगाना बंद करें। जो गल्ला मंडी के अंदर माल अगर आप बेचते हैं और रॉ मटेरियल आप पैदा करना है, इसका मतलब है कि आप रॉ मटेरियल दूसरे के लिए उगा रहे हैं। आप रॉ मटेरियल आपको धीरे धीरे कम करना पड़ेगा। अब आप बीज में जाइए, दूसरा आप उसके बाद आप मैदा मिल, आपकी बहुत सारी चीजें आ गई, तो उसमें आप जा सकते हैं। इसमें आपके गेहूं का जो उपयोग है बहुत अच्छा हो सकता है। और इसमें बहुत सारी ऐसी वैरायटीज हैं, जैसे बासमती गेहूं की हैं, बहुत सारी हैं। तो वो गेहूं आपकी जो बहुत अच्छी वैरायटीज हैं, वो गेहूं अगर आप करते, सीहोर का जो गेहूं है वो हमेशा 306 वैरायटी उनका जो रहता है हर जगह देखने को मिल जाती है। आप कहीं भी अगर दिल्ली के मॉल में देखेंगे या बॉम्बे के मॉल में देखेंगे तो वो उनकी वैरायटी मिल जाती है, और वो 1 पानी या शायद 2 पानी की वैरायटी है, और वो काफी महंगी बिकती है। मैंने उनको लगभग 50 रुपए किलो, मैंने पूना में जो मॉल है उसके अंदर उसका रेट देखा, तो मुझे लगा कि यार ये 50 रुपए किलो, और उसमें लिखा था सीहोर का, तीन सीहोर की शरबती। यानी कितना अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कम से कम भले अपने नजदीक का, हमारे यहाँ बुधनी से ही सीहोर लग जाता है यहाँ से, तो ये सीहोर का गेहूं, तो फिर हमने देखा ये 306 वैरायटी उनका था। तो सरबती गेहूं का भी अच्छी डिमांड है, तो काफी अच्छा उसको किया जा सकता है। हाई यील्ड वैरायटी जो रहती हैं वो यील्ड तो देती है, लेकिन उनका जो सही एक पैसा मिलना चाहिए। मेरे ख्याल बहुत ज्यादा गेहूं, सोयाबीन और आपका मूंग बोने में बहुत ज्यादा खुशहाली किसान की नहीं आती। कुछ दिमाग पे रहता है, इसका पैसा उसमें, गेहूं का निकाला तो धान में लगा दिया, धान का पैसा निकाला तो उसको मूंग में लगा दिया, और वो खाद का, तो वो बहुत अंदर से एक जो खुशी होनी चाहिए, अगर पैसा होगा तो ही खुशी होगी, ये भी पक्का है। तो फिर वो खुशी उसके अंदर रहती नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो इतना एक चक्की में जैसे नहीं डाल पिसने वाला काम बस लगा हुआ है, बस गेहूं किया बखरा, और उसको भैया उन्होंने कहा मूंग बो दो। मूंग से निकला नहीं कि और धान 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 फुटती है तो धान की क्रॉप लगा लो। लेकिन ये तीनों क्रॉप वो जो कर रहा है वो रॉ मटेरियल वाली क्रॉप कर रहा है। ये भारत सरकार ने जब 3 बिल लेके आई थी तो वो बहुत अच्छे बिल थे, उनको पास नहीं होने दिया। लेकिन कुछ गवर्नमेंट भी इस चीज में काफी सोच रही है। तो अपने को लगता है कि विविधा, बहुत सारी चीजों की फसलें, कई चीजें बदले अपन, कुछ गेहूं में अलग लाएं, कुछ अलग अलग फसल करके अपना जो है अपनी ही मशीनों से उसको करें। हम लोग वहां गए थे अशोक भैया के साथ, हम लोग न्यूजीलैंड में थे, तो अब हमने देखा कि वहाँ स्ट्रॉबेरी के 5-5 हजार एकड़ का खेत है, तो वो जूस वहीं पे पैक हो रहा खेत में ही। ये हमने देखा, बहुत अच्छा, वहीं पे टूट रही है, वहीं पैक हो रही। तो ये जो चीजें हैं, मतलब इससे हम लोगों ने सीख के आए कि यार कोई भी फसल जो है वो कम से कम हम लोग मतलब कच्चा माल दूसरे के लिए पैदा कर रहे हैं ऐसा लगता है, और इस कच्चे माल से बहुत अच्छा पैसा नहीं कमाया जा सकता।
चाहे भले कितना ही बड़ा ढेर लगा लें आप, लेकिन ढेर कितना भी बड़ा लग जाएगा, लेकिन पैसा जब आपके पास आएगा तो कहीं ना कहीं बहुत सारे क्षेत्रों में वो पैसा चला जाता है। आज डीजल बढ़ गया है, ट्रैक्टर के रख रखाव बढ़ गए हैं, और जो हमारे जो जैसे ड्राइवर हैं उनका स्टैंडर्ड भी काफी काफी हाई हो गए। तो धीरे धीरे जो स्तर है वो तो काफी ऊपर आ गया है, लेकिन जो एक किसान को संतुष्टि होना चाहिए वो बहुत कम हो पा रही। पैसों में कहीं ना कहीं खिंचा रहता है वो उसके। अच्छा ये भी है कि पहले बैलगाड़ी से चलते थे तो भाई डीजल पेट्रोल का कोई खर्च नहीं था। आज सब कार गाड़ियों से चल रहे हैं, तो उसी तादाद में अगर पैदावार कुछ बढ़ी है तो खर्चे भी बढ़े हैं। अब ये देखा गया है कि जो जैसे सोना का रेट अगर आप पकड़ लें, मान लो कि भाई 80-90 में क्या था, तो सन 1985 में गेहूं का अगर आप रेट देखेंगे तो 300-400 रुपए कुंटल था। आज जो 400 का हमारा 2400 रुपए कुंटल हो गया। लेकिन जो जैसे सोना जो था, सोना तो जहाँ पे 5,000 था वो 50,000 हो गया। तो इतने गुना रेट उसके बढ़े। तो में इतने रेट हम लोगों के नहीं बढ़ पाए। और गेहूं में हमारी यील्ड बढ़ी है। जो 7-8 कुंटल होता था आज 20-25 कुंटल आराम से किसान निकालने लग गया है। लेकिन वैरायटी वाइज अगर अपन देखें तो हम लोगों ने जैसे ऑस्ट्रेलिया में देखा, गेहूं जो है वहां पे जो गेहूं का प्रोटीन था वो 17-18 तक था, और हमारा जो प्रोटीन था जैसे 303 का अगर आप प्रोटीन देखें तो वो 8 से 9 है। तो हमारा जो प्रोटीन कम होने के कारण से हमको विदेश का बाजार नहीं मिल पाता। कई बार कहते हैं कि यार वहां तो 100 रुपए किलो बिक रहा है, हमारा तो 30 रुपए किलो बिक रहा है। तो मैं राजौरिया सर थे डायरेक्ट, तो मैंने उनसे कहा, मैंने सर यहाँ तो गेहूं बहुत महंगा बिक रहा है, अपना गेहूं आ सकता है यहाँ? तो फिर वो हमने उसमें जब कंटेंट पढ़ा तो उसमें 18% प्रोटीन था, और हमारे यहाँ के गेहूं में 8-9%। यानी वहां की अगर आप 2 चपाती खाएंगे तो आपका पेट लगेगा कि आपको भर गया है, लेकिन हमारे यहाँ की 4 चपाती खाएंगे तो अभी आपको लगेगा यार कुछ कमी रह गई है। तो ये भी मैंने काफी वैज्ञानिकों से चर्चा भी करी इस विषय में कि कैसे ये प्रोटीन बढ़ता है और कैसे। तो गेहूं में अभी उन्होंने एक वैरायटी का हमें सैंपल दिया था जिसमें 13 का लगभग 13 प्रोटीन है उसमें। तो इस बार देखेंगे 1 किलो 2 किलो सीड मिला है। तो कैसे ये प्रोटीन जब तक गेहूं का नहीं बढ़ेगा तो हम लोग उसमें गेहूं में जो है एक अच्छा बाजार, बाहर का जो बाजार चाहिए वो बाजार हमें नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम वहां प्रोटीन में पीछे हो रहे हैं। उसका नीचे पकड़ा उसमें कि भाई आखिर प्रॉब्लम क्या है, हमारा गेहूं वहां क्यों नहीं जाता, हमारी चीजें वहां क्यों नहीं बिकती। तो इसमें जब अंदर तक हम गए और हमने बहुत अंदर तक किया कि यार हमारे यहाँ का जो गेहूं है उसका प्रोटीन बहुत कम है। तो इस प्रोटीन को बढ़ाने के लिए मैं तो केबी के एग्रीकल्चर संस्थाओं से अनुरोध करूंगा कि ऐसी वैरायटी हमें भी दे में, जिससे हम 17-18 वाले प्रोटीन का जो गेहूं है वो हम लोग उपलब्ध करा पाए। उससे क्या होगा कि कम से कम हम लोगों का बाहर गेहूं हम लोगों का बिके और एक अच्छा मूल्य हम लोगों को मिले। जब वहां के किसान जो हैं वो लगभग 200-150 रुपए किलो का गेहूं उत्पादित कर रहे हैं, और वही गेहूं हम भी उत्पादित कर रहे हैं, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी की उसमें सख्त जरूरत है और अच्छी वैरायटियों की जरूरत है। गेहूं के अलावा अगर अपन अब चने पे जाते हैं तो इस बार चने के रेट बहुत अच्छे नहीं रहे। जिन लोगों ने जैसे डॉलर लगाया था, लेकिन इस बार रेट जो मिले, तो विदेश में जो चना क्यों नहीं गया, क्या रीजन है इसके पीछे भी? मतलब मैं तो चाहूंगा कभी कि योगाहार में ऐसे जो बाहर भेजते हैं अनाज, उसमें और हमारे देश के अनाज में क्या प्रॉब्लम आती है वो हम लोगों के सामने आना चाहिए। आजकल देखा है कि जो पहले जैसे एग्रीकल्चर कॉलेज जबलपुर है, केवी के है, लेकिन उतनी मजबूती से शायद उनको या तो शासन पैसा कम दे रहा है या क्या है, पहले जिस ढंग से काम कर रही थी वो, लेकिन अभी उतने अच्छे ढंग से उनको पैसों की कमी नजर आती है। उन संस्थाओं में जाने से लगता है कि वहां कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पैसों की कमी है। क्योंकि आज 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 आप देखेंगे तो जो पहले किसान की जो ट्रायल डलते थे,
बड़े बड़े ट्रायल डालते थे, लेकिन आजकल ट्रायल किसानों की फील्ड में काफी कम हो गए हैं, तो वो ट्रायल भी फिर से चालू होना चाहिए। पुरानी सरकारों ने बहुत अच्छे ट्रायल डाले हैं और उसकी बदौलत आज हम लोग बहुत अच्छा गेहूं में जो उत्पादन है, नर्मदापुरम गेहूं के उत्पादन में शायद पंजाब से भी आगे चलता है, ऐसा पेपरों के माध्यम से पता चला। तो हम लोगों को, लेकिन हमारे यहाँ जो गेहूं होता है उसकी क्वालिटी नहीं है। मतलब किसानों को ऐसी चीजें पकड़नी चाहिए मेरे भाइयों को, कि वो चीज को बेच के पैसा हमें 2 पैसा ज्यादा मिले, वो वैरायटियां लाना चाहिए, उन वैरायटियों के पीछे भागना चाहिए जो वैरायटियों से पैसा मिलता है। और जब हमने जैसे सीहोर का गेहूं बहुत अच्छा बिकता है, बहुत अच्छे, तो किसी ना किसी, ये मालवा साइड का जो चना है डॉलर का, थोड़ी साइज बड़ी आती है उसकी, तो वो काफी अच्छा वहां पे लोगों को पसंद करते हैं। तो हमें भी हमारे नर्मदापुरम की कोई एक चीज ऐसी बनानी चाहिए कि कम से कम वो हमारे जिले का वो है, और अपने अपने क्षेत्र में ऐसी वेराइटीज होनी चाहिए जिसका कि नाम हो पूरे क्षेत्र में। भैया उन्होंने कहा ये बिहार का वहां का है, ये तो महाराष्ट्र की है, ये तो वहां, ऐसी चीजों की पे भी जोर देना चाहिए, और एक चीज पे ज्यादा जोर देकर। जब हमने पहली बार जैसे गेहूं के बाद मूंग का ट्रायल डाला था, तो सब लोग हंसते थे कि यार गर्मी में मूंग का ट्रायल डाला। यहाँ पे डीडीए पाठक जी थे, उनके माध्यम से। तो लेकिन आज हमारे क्षेत्र में सबसे अधिक मूंग होती है। अब मूंग में केमिकल में जो दवाएं डलती हैं, जैसे मक्के का फॉल आर्मी वर्म के लिए जो दवाएं बनी, वो कपास की जो दवाएं बनी, वो दवाएं हमारी आजकल सब्जियों में यूज हो रही हैं। तो वो दवाओं पे किसको रोक लगाना चाहिए? किसान को अगर टेबल पे परोसता है कोई आदमी, कोई व्यापारी जब दवा देता है कि भैया इससे अच्छी इल्ली मरेगी, तो किसान उसको ले जाके अपने खेत पे डालता है। अब जो दुकानदार दवा देता है उसके पास एक डीडीए का लाइसेंस होता है, वहां पे आरईओ वगैरह उसको चेक करते हैं, और बहुत सारे वैज्ञानिक। अब ये कपास की दवा नर्मदापुरम में क्यों बिक रही है, इसको कौन परमिशन दे रहा है, ये। लेकिन किसानों पे बड़ी इजीली उंगली उठा देते हैं कि भैया वो कोराजिन डाल रहे हैं, भैया वो ऐसा कर रहे हैं। लेकिन ये दवाओं को लाने वाला कौन है, इनको दे कौन रहा है, उस पर नहीं। हमने विदेशों में जब हमें भारत सरकार ने भेजा था, हमने देखा कि वहां दवाओं का डोज केवी के सेट करती है वहां पे, भैया कौन सी दवाएं आप डालोगे, और वो जो लिख के देते हैं वो ही दवा किसान को देना चाहिए। मेरे ख्याल तो ऐसा पोर्टल बनना चाहिए कि दवाओं किसान को डायरेक्ट हाथ में ना देके कोई केवी के या एग्रीकल्चर विभाग उसको पर्ची लिखे, जैसे डॉक्टर अपने को दवाओं की लिखते हैं, और वो पर्ची लेके हम जाएं और फिर वो दवा दे। उनको सख्त मना हो जाएगी, आप डायरेक्ट किसान को दवा दोगे ही नहीं, क्योंकि इसमें कमीशन आ जाता है। जो महंगी दवाएं हैं बाहर की विदेशी दवाएं, उसमें कमीशन बहुत ज्यादा है। अब उन्हें एक मान लो एक सिंपल सा अपन पकड़ लें, अगर कोराजिन वो 1 लीटर बेचता है, वो 4-5 हजार रुपए की बेचेगा, तो उसको 1000 से 1500 रुपए का कमीशन मिलता है। और वही अगर वो बेच देगा कि भैया डेमाक्रॉन ले ले, मेलाथॉन ले ले, तो मेलाथॉन में उसको मिलेगा क्या? 20-25 रुपए मिलेगा, तो वो बेचे क्यों? ये सवाल आता है। और वो किसान को बिठा के बताता है कि भैया इल्ली आपको जल्दी मारनी है, तो आप ये वाली दवा का उपयोग करें। तो वहां पे जो लूजपन है, जो, तो व्यापारी ने वो दवा दी, और व्यापारी को जो कंपनियों ने दवा दी, वहां भी उसको लाइसेंस मिला होगा भारत सरकार से या कहीं से भी, बगैर लाइसेंस के उसने दवा का उत्पादन नहीं किया होगा। लेकिन वो कपास वाली दवाएं ऐसे क्षेत्र में बिक रही हैं जहां की कपास होता ही नहीं, वहां वो सब्जियों में उपयोग हो रही है। तो उन दवाओं पे भारी रोक लगनी चाहिए, और केबी के और वैज्ञानिकों की पर्ची पे ही दवाएं मिलनी चाहिए। नहीं तो स्वास्थ्य जो है बहुत तेजी से बिगड़ रहा है। मेरे ख्याल, आप शहर की बात छोड़ें, गांव में भी अब ऐसे घर मुश्किल बचे हैं जिनमें के घरों में दवाओं के डब्बे ना रखे हों, और सुबह से शाम तक कोई भी पारिवारिक सदस्य जो है वो दवाएं नहीं ले रहा हो। ब्लड प्रेशर, शुगर
और ये आम बातें हो गई और हर घर में इन्होंने अपनी जगह बना ली है। ये धीरे धीरे हर जगह में एक रिश्तेदारी होती है, वैसा रिश्तेदार बनते जा रहा है। हर जगह उन्होंने कहा साहब मेरा ब्लड प्रेशर है, मुझे साहब शुगर है, मुझे फलानी बीमारी है। मैं उनको पहले कैंसर होता था तो देखने चाहते थे बहुत लोग, अब ऐसा हो गया कि कोई कैंसर से या हार्ट अटैक से कोई खत्म हो गया तो ज्यादा लोग अब उसको वो यहाँ ठीक है अब। तो ये मतलब आए दिन ऑपरेशन होना, आए दिन ये बहुत इजीली हो। और वो सही है कि हर गांव में एक बड़ा अस्पताल होगा, किसी ने कहा था, तो वो वाकई ये होगा आगे चल के हर गांव में, अगर इसी तरह दवाएं इसी तरह उपयोग करने लगे। लेकिन अभी एक भारत सरकार ने बहुत अच्छा किया कि आपका जो यूरिया डीएपी है अब आपको ऑनलाइन मिलेगा। ऑनलाइन करने के बाद आप दुकान पे फिक्स होंगे और आपके नाम से सिर्फ 1 एकड़ में अभी उन्होंने कोटा बांध रहे हैं कि भाई साल भर में आप 3 बोरी उपयोग कर सकते हैं जब भी आप खरीदें। तो जो 5-6 बोरी डालते थे उन पे थोड़ा सा अंकुश लगेगा। सरकार भी बहुत अच्छे कार्य स्टोर कर रही है, लेकिन अभी भी बहुत जरूरत है टेक्नोलॉजी की और बहुत जरूरत है। अभी आदमी जो है जैसे गेहूं में हल्का सा पीलापन देखा तो वो यूरिया मार देता है। उसका एक जनरल एक प्रैक्टिस है उसको कि बस हल्का सा पीला दिखा इन्हें यूरिया करना है, उसको हल्का सा कमजोर लगा इन्हें यूरिया डालना है, वो बाकी चीजों के विषय में नहीं जाता। तो छोटी छोटी संगोष्ठियां पहले बड़े बड़े जो छोटे छोटे मेले जिला लेवल पे और तहसील स्तर पे जो लगते थे उनको और बढ़ाना पड़ेगा, जिससे और जानकारी मिल सके और वैज्ञानिकों को किसानों के और नजदीक लाना पड़ेगा। अभी दूरियां काफी हैं। अभी कोई वैज्ञानिक अगर हमारे होशंगाबाद में मेरे ख्याल यहाँ पे 8 या 9 वैज्ञानिक यहाँ पे हैं, लेकिन वो बहुत सारे गांव में अगर आप पता करोगे तो किसी गांव में गए ही नहीं या किसी गांव वाले उनके पास तक पहुंचे ही नहीं, ऐसा हो जाता है। तो गांव वाले क्यों नहीं जा रहे हैं वैज्ञानिक के पास, या वैज्ञानिक क्यों नहीं जा पा रहे हैं किसान के पास, इस पे भी मतलब चर्चा होनी पड़ेगी। वो कुछ ही जगह जाते हैं अधिकतर, जैसे अगर वो होशंगाबाद में देखो तो 10-12 जगह 15 जगह जाएंगे, लेकिन सभी जैसे क्षेत्र में पहुंचना चाहिए उनको, तो वहां पे वो नहीं पहुंच पाते। महीने में कभी एक बार ऐसा होता है। भाई 8-9 वैज्ञानिक है अगर चाहें तो मान लो मेरे ब्लॉक में 52 गांव हैं, तो उनकी पूरी 52 गांव की लिस्ट रहे और उसमें रहे निर्धारित कि भाई एक दिन आपके गांव में ये फलाने दिन वैज्ञानिक कैंप लगाएंगे, आपकी जो भी गेहूं की फसलें में या जो भी फसलों में नुकसान है तो उनके विषय में बताएंगे और किन दवाओं से वो आ, सस्ती दवाओं से उन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, इल्ली को या जो भी बीमारी आ रही है उसके विषय में वो लिख दे हुए, जैसे डॉक्टर लिखता वैसे, तो वो जाके अपनी दवा ले ले। तो ऐसे कैंपों की जरूरत है और कृषि विभाग में और अधिक अधिकारियों की भर्ती होनी चाहिए। जैसे हमारा जो कृषि प्रधान देश है, मैं कुछ ज्यादा बोलूं तो मुझे माफ करिएगा, तो क्या कृषि प्रधान देश है तो मेरे ख्याल बचपन से ही कृषि की पढ़ाई होनी चाहिए, पहली क्लास से ही, पहले क्लास से ही उनके हाथ में बढ़िया 1 पत्री 2 पत्री बीज के विषय में जानकारियां अगर मेरे ख्याल पहली क्लास से ही बच्चे को सिखाया जाए तो मेरे ख्याल वो खेत में और मजबूत होगा। और जो आज एग्रीकल्चर की जो इनकम हमारे देश की ज्यादा है वो और बढ़ सके, उसको घटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसी में इतनी चीजें हैं कि वो बढ़ा सके। तो इसमें पढ़ाई जो है वो बहुत छोटे स्तर से उसको चालू करें कृषि पढ़ाई में, और ज्यादा से ज्यादा केवी के ज्यादा से ज्यादा इसमें इसमें जो पैसा कम कर रही है सरकार, तो वो भी एक चिंतनीय विषय है कि क्यों एग्रीकल्चर में पैसा जो है वो सरकार वैज्ञानिकों के आपके ग्राम सेवक धीरे धीरे कम हो रहे हैं। तो ऐसा क्यों है भाई? जितना क्षेत्र बढ़ रहा है, आज आपका उत्पादन गेहूं में देखो तो 4 गुना हो गया है, किसान की इनकम भी बढ़ रही है, लेकिन एक पर्टिकुलर कोई साइंटिस्ट वैज्ञानिक नहीं बताने के कारण दवाओं का गलत उपयोग हो रहा है, खाद का गलत उपयोग हो रहा है, आज धीरे धीरे जमीन जो है वो बंजर हो। ये सारी चीजों से बचने के लिए जो वैज्ञानिक है, जो कृषि से पढ़े हुए जो हमारे ग्राम सेवक हैं,
और डीडीए हैं, इन लोगों को ज्यादा से ज्यादा भर्ती करें और इनको जो सरकारी अधिकारी रहे इनको सेवा देना चाहिए, चेक पावर ना दे के। इनको ये रहे कि भाई आप कृषि के लिए हो तो कृषि का कार्य करो। बहुत सारे अधिकारियों को शासन ने सब्सिडी में लगा के रखा है, भाई आपको क्या लेना देना सब्सिडी से, उसका एक अलग ही डिपार्टमेंट हो, अलग वो। इनको तो कृषि है तो कृषि के विषय में ही वो पूरा अपना पूरा अनुभव दे। और कम से कम एक एक वैज्ञानिक को 2 गांव गोद लेने की प्रक्रिया चलनी चाहिए कि ये 2 गांव भैया आपके, हमारे यहाँ 7 साइंटिस्ट हैं तो कम से कम क्षेत्र के 14-15 गांव हर साल गोद लेने चाहिए और हर साल उनको बदल देने चाहिए। तो इससे कम से कम एक नीचे तक के गांव में जागरूकता है। और कृषि को नया आयाम पे अगर आपको ले जाना है तो बगैर वैज्ञानिक के, बगैर सरकार के आप नहीं ले जा सकते। जब तक आप सरकार की नीतियों को नीचे तक नहीं पहुंचाएंगे और उनकी मदद नहीं लेंगे, जब तक मेरे ख्याल उस अपन लोग अच्छी प्रोग्रेस और अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकते। अपने को सरकार को साथ में लेकर और यहाँ के जो वैज्ञानिक हैं उनको, मेरे ख्याल तो अपने जो कृषि विभाग, हॉर्टिकल्चर विभाग होते हैं, उनको एक मंदिर मान के उनका उपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार अपन मंदिर में घंटी बजाते हैं, ऐसे ही वहां की भी घंटी अपने को निरंतर बजाते रहना चाहिए, उनसे मिलना चाहिए। आपस में दूरी बहुत दूर है, किसान काफी दूर है और एग्रीकल्चर विभाग, वैज्ञानिक गण दूर है। हर आदमी नहीं पहचानता वैज्ञानिक। मेरा कहना है कि हर किसान क्यों नहीं पहचानता वैज्ञानिक को, नाम से जाने पहचाने कि भैया ये हमारा वैज्ञानिक है, वो ये चीजें हैं। उसको ऐसी गाड़ियों की सुविधा रहे, वो जाए फील्ड पे, पूरा सुबह से लेके शाम तक फील्ड पे रहे, ऑफिस में ना रहे। ऑफिस वाले ऑफिस में रहे, लेकिन दूरियां बहुत हैं। हमने देखा कि जो कृषि मेले लगते हैं उनमें आज भी गाड़ियां सरकार करती है जब किसान वहां पहुंच पाता है। तो वो चाहत कम है, वो चाहत को बढ़ाने के लिए कार्य होने चाहिए, जिससे आदमी ज्यादा से ज्यादा दौड़े और ज्यादा से ज्यादा वहां पर उन चीजों का फायदा उठावे। क्योंकि कृषि विभाग, उद्यानिकी विभाग जितने सरकार ने बनाए हैं, अगर इनका सही उपयोग नीचे तक किसानों का हो जाए तो बहुत भला हो सकता है। और जो किसान की मंशा है कि आय दुगनी हो, तो वो आय भी किसानों की दुगनी हो सकती है। आज इम्प्लीमेंट बहुत बढ़ रहे हैं। अभी यांत्रिकी डिपार्टमेंट एक बना तो उसकी वजह से काफी अच्छे यंत्र जो है वो नीचे तक पहुंच गए। आज कृषि, अगर आप यांत्रिकी विभाग देखेंगे तो मध्य प्रदेश में काफी अच्छे काम किए हैं। अभी केंद्रीय मंत्री आए हुए थे यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे लगभग हमारे यहाँ कंचन जी ने 1500 महिलाओं को निःशुल्क ट्रेनिंग करवाई थी कि उनको जैसे स्वावलंबी बनाने के लिए, तो आपका चिप्स बनाना और बहुत सारी चीजों की उन्होंने वो दी थी। तो उसमें उनको सम्मानित भी किया। तो काफी वो महिलाओं को निःशुल्क दिया था, हमारा कोई वो नहीं था। लेकिन एक शासन की योजना थी कि वो जब जो महिलाएं गरीब हैं उनको 600 रुपए मिलते थे। तो हमने गायत्री परिवार के माध्यम से और हमारे कंचन जी और 2-3 और बहनें थी उनके साथ मिलके, उन बहनों ने पूरा किया, 1500 महिलाओं को प्रशिक्षित कराया। तो वो महिलाएं भी वहां गई थी और बहुत सारी महिलाओं ने उसमें छोटे छोटे काम भी चालू किए हैं, जैसे धनिया मसाला पैक करना, उनको बेचना। अपने खेत में 1 एकड़ में धनिया लगाई और उसी को निकाल के और उन्हीं ने पैक किया उस धनिया को। तो ये छोटे छोटे काम, जिनके 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, उनको ऐसा प्रशिक्षित किया था। और हम लोगों ने ये निःशुल्क दिया था, कहीं कोई इसमें वो नहीं था, अपनी तरफ से गए। लेकिन सरकार से जो महिलाएं सीखी थी, उनके 3 दिन जो खराब हुए थे, उसके उनको प्रति महिलाओं को 600 रुपए प्रति खाते उनको दिलवाए थे। और भारत सरकार से प्रति महिला को 600 रुपए उनके खाते में गए। उसके बहाने उनके जो आधार कार्ड हैं और बैंक अकाउंट हैं वो भी सारे सही हो गए। जब वो एक दिन पंजीयन का रहता है तो उस दिन बहुत सारे आधार कार्डों में उनके नाम गलत हैं, किसी का आधार कार्ड जो है वो अभी केवाईसी नहीं हुआ, वो सारी चीजें भी हो जाती है उस माध्यम से। 1500 महिलाओं को काफी अच्छा ट्रेनिंग करने से काफी उनमें जागरूकता आई। हमारे रमेश दादू भी काफी जगह गए और उन्होंने भी अपने योगाहार के लेक्चर दिए थे उसमें।
और उन महिलाओं को विषय में बताया था कि हम लोग ऐसा ऐसा करते हैं। तो हमने देखा कि जागरूकता धीरे धीरे काफी अच्छी आ रही है, और धीरे धीरे ये कारवां ऐसे ही बढ़ते रहेगा सीखने सिखाने का, क्योंकि कृषि में मेरे ख्याल समुद्र है, ये कोई ये नहीं कह सकता कि मैं पूर्णतः हो गया हूँ। इसको सीखना है, कभी कभी हमारा कर्मचारी भी हमें सिखा जाता है। तो ये सीखने की परंपरा अगर आप कृषि से जुड़े हो तो ये हमेशा आपको रखनी पड़ेगी, और हमेशा आपको सीखने की जो प्रवृत्ति है उसको और तेज बढ़ानी पड़ेगी। और मैं तो इस योगाहार का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि बहुत सारी जानकारियां, बहुत बारीक जानकारियां इस योगाहार से प्राप्त हुई, और इसका हमने लाभ भी लिया अपने जीवन में, अपने खेतों में। इसका बहुत फायदा हुआ। जब से संतोष सर आए, हमारी जो जैसे हम लोग 4-5 लाख रुपए की दवाएं डालते थे, आज हमारे दवाओं का जो खर्चा है वो आप सोच लीजिए 10% रह गया मात्र। मतलब हमारे, आप हम अगर इटारसी में पूछेंगे तो बहुत से लोग पूछते हैं भैया आजकल वर्मा जी आप दिखते नहीं हो, आप तो भैया हमें दवा की जरूरत ही नहीं है, तो हम कहाँ से आए, हम खुद ही बना रहे हैं। अब हमें हमारी दवाओं पे इतना विश्वास और इतना बढ़िया रिजल्ट, तो धीरे धीरे अच्छा हमने देखा कि कुछ जो कीड़े हम केमिकल दवाएं डालते थे, तो वो कीड़े मतलब बार आ, जैसे एक बार व्हाइट फ्लाई की दवा डाल दी मर गई, फिर व्हाइट फ्लाई। लेकिन जब से हम बबेरिया ये सब डाल रहे हैं तो धीरे धीरे वो हमारे क्षेत्र को छोड़ के चली गई। हमने देखा कि अब हमारे खेतों में जैसे व्हाइट फ्लाई ले लो आप, तो बहुत कम परसेंटेज हो गया, पहले बहुत था। इस बार हमने सोयाबीन 10 एकड़ में लगाई थी, आपको बताया हमारा 8 से 9 कुंटल का एवरेज आया, और केबीके के मार्गदर्शन में हमने किया था। इस बार हमने यांत्रिकी वालों को भी उसमें शामिल किया, और केबीके को भी शामिल किया, और उनको बार बार बुलाया, सर आप बताइए क्या करना है इसमें। तो फिर उनके जब मार्गदर्शन में हमने किया, तो हम बताएं कि जिस मार्गदर्शन वाले खेत की पैदावार थी वो 8 से 9 कुंटल आई, और हमने सरकार को बेची, वो भी गवर्नमेंट को, जो हमें भावांतर योजना में बेची, और उसमें भावांतर शायद 400 या 500 रुपए कुंटल का हमें प्राप्त हुआ। तो हमने पूरी सरकारी उसमें हर चीज का उपयोग किया, और वही हमारे साइड में जो खेत है, थोड़ी सी दूरी पे दूसरा किसान है, 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ उन्होंने लगाया, तो वो उनकी 2 से 3 एवरेज आई। अब वहां हमने डिफरेंट में क्या पाया वो बताता हूं मैं आपको। जब हम लोगों ने, एक तो जो सोयाबीन का बीज था तो हमने कृषि विभाग से लिया था वो बीज, और उस बीज को हमने बेड पद्धति से सोइंग करा था। वो यांत्रिकी में एक सिड्डिल है जो बेड बनाती है, और बेड पे 2 लाइन सोइंग करती है, उसके माध्यम से किया। फिर हमारा हमने ट्राइकोडर्मा और बबेरिया हम लोगों ने गोबर की गोलियां बना बना के डाली थी उसमें, तो वो डलवाई थी। और उसके बाद हमारे निरंतर जैसे केवीके वाले आए तो उन्होंने कहा कि साहब इसमें आप ये फेरोमोन ट्रैप ये वाले लगाओ, तो वो लगाए। फिर हमने उसमें लाइव ट्रैप, हमारे 4 लाइव ट्रैप भी लगाए हमने। धीरे धीरे उसमें हमने जिसने जो कहा उनका सबका हम लोगों ने भरपूर उपयोग किया, और उसमें कुल्पा चलवाए। और वो जो चीजें जब हमने देखा कि बराबर अगर वैज्ञानिक और सही टेक्नोलॉजी, और आप अगर सही ढंग से उसकी सोइंग करते हैं तो वो इतनी एवरेज आई। और वहीं नई टेक्नोलॉजी थी, नई सीड, उसने बीज लाके बो दिया तो उसका 2 से 3 आया, गर्डल वीडल ने उसको बहुत नुकसान किया उनके, उसमें हमने देखा। और उनका येलो मोजक क्यों आया ये नहीं समझ आया, क्योंकि बीज उन्होंने भी कृषि विभाग से खरीदा था, हमने भी, लेकिन उनका बीज नीचे बोया हुआ था और हमारा बेड पे बोया हुआ था। तो ये काफी ये अंतर रहे, और इनका उपयोग हम लोगों ने सभी विभागों का उपयोग करते हुए इसका सभी की मदद ली। यांत्रिकी वालों से हमने उसमें सोइंग, जब सोइंग कराया तो उन्होंने काफी चीजें, जैसे हमारे प्लांट से प्लांट की दूरी निश्चित नहीं हो पाई, रो से रो तो हम लोग कर लेते थे, लेकिन प्लांट से प्लांट की दूरी हमारी निश्चित नहीं हो पा रही थी। तो फिर उनके यहाँ से हम लोगों ने उनकी जो सिड्डिल वो लेके आए हम लोगों ने, फिर उसको सोइंग किया। और फिर एक पूना की सिड्डिल है उनकी, तो वो सिड्डिल से हम लोगों ने जब सोइंग किया तो प्रॉपर जो प्लांट की से प्लांट की दूरी भी उसमें निश्चित आई। हमने देखा कि हमारी सिड्डिलों में रो से रो तो हम कर लेते हैं, लेकिन प्लांट टू प्लांट नहीं कर पाते हैं, तो 1-2 बीज इकट्ठे गिर जाते हैं, फिर गैप हो जाता, फिर 2 बीज इकट्ठे गिर जाते वो। लेकिन एक ही जगह 3 पौधे उगने से वो पौधा थोड़ा सा कमजोर उठता है,
तो ये सारी चीजें हम लोगों ने विभागीय समझी, तो हमें लगा कि इन लोगों का भी उपयोग करना चाहिए। अभी तो क्या होता है ना, कहते हैं कि अ, घर की घर की दाल तो उसका वो कहावत है, तो ये घर की चक्कर मुर्गी में दाल बराबर, घर की मुर्गी। जी भाई। तो वो है, यहाँ का लोग बाग वैज्ञानिकों का सही फायदा नहीं उठा रहे, जो उठाना चाहिए। मेरे ख्याल तो उनके साथ एक दो दिन बिताने भी चाहिए, कि शायद उनके साथ रहने से कुछ फायदा हो जाए, ऐसा करना चाहिए। अभी काफी टाइम हो गया, अगर किसी के कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बताएं। जो जी हाँ दादू। मेरा ही क्वेश्चन था, मैं हैंड रेज कर रहा हूँ। जी पहला तो ये था कि जो आपने अभी हम यहाँ जो गए थे वहाँ पर बहुत सारी नई चीजें हमको समझ में आई है, देखने को मिली है। और जो आपने कहा कि कोरोजन क्यों चल रही है, कपास की क्यों आ रही है, इसमें यहाँ पर जो सार्वजनिक मंच से कहा गया कि जब जॉनसन एंड जॉनसन को मालूम था कि इस पाउडर से कैंसर होता है, इस उनने जो दवाई बनाई बेबी पाउडर उससे, तो उन्होंने सबसे पहले अपने प्रभाव से एक तो उस बात को आगे बढ़ने नहीं दिया, दूसरा अपने डॉक्टर मैनेज किए और उन डॉक्टरों ने भी सिफारिश की कि ये अच्छा है ना। उस बात को उन्होंने दबा दिया जो नुकसान होना था, और जो जो लाभ की बात जो है प्रचारित कर दी, उसमें डॉक्टर भी शामिल कर लिए, पत्रकारों को भी शामिल किया, और उनके ऊपर उन्होंने काफी पैसा खर्च किया और अपनी चीजों को बेची। जब उसका गलत प्रभाव आया तो अपने यहाँ तो नहीं पर अमेरिका में उन पर बहुत ज्यादा जुर्माना लगा और उन्हें वो जुर्माना देना पड़ा, परंतु वो प्रोडक्ट वहां शायद बंद हो गए होंगे पर हमारे यहाँ चल रहे हैं। तो ये जो आपने कहा नहीं कि ये कैसे चल रही है, तो कपास की दवाई यहाँ ऐसे चल रही है बात। दूसरा बहुत बढ़िया आपने जो जानकारी दी, बहुत अच्छी जानकारी दी है। अब इसमें जब मैं एक उसमें बैठा था, जो बहुत सारे किसान आए थे और वैज्ञानिक भी आए थे, तो वैज्ञानिकों का कहना था 40 किलो बो, किसानों का कहना था हम तो 100 किलो बो रहे, हमारी उपज उतनी आ रही है। परंतु वो जो अंतर आपने बताया, उस अंतर को किसान नहीं समझ रहा, उसे तो वो ढेर समझ रहा। इस बात में जब हमने कहा भैया कौन है भाई, कितना है, कौन कौन सच्चा कौन झूठा, क्या क्या किसान झूठा है, क्या वैज्ञानिक झूठे, तो कोई निर्णय नहीं निकल पाया, दोनों दादू अपनी अपनी। जी दादू मेरा निवेदन है, जी आपने एक महत्वपूर्ण बात उठाई है जो जॉनसन एंड जॉनसन की, ठीक है, उसको उसको फिर बात करके फिर दूसरा विषय ले लिया। हमारा ऐसा निवेदन है, आदरणीय शायद भैया हो या अन्य लोग जो भी आते हैं, वो 100 प्रकार की टिप्स बता के, चूंकि अब वो तो सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, तो लेकिन अगर एक बात बता करके उसका अगर उसी पर सम्मान, उसका समस्या का उस पूछा जाए कि इसका कोई समस्या, जैसे आपने कहा जॉनसन, अब जॉनसन की बात अगर आप करो, अब शरद जी को उसका जवाब देने दो, या आदरणीय पवन कुमार जी हैं, आदरणीय और भी हमारे संवाद जो इस युवाहार कार्यक्रम में है, वो उसके बारे में क्या बोलते हैं कि हमारे यहाँ चल रहा है या बंद हो गया है या उसका कारण क्या रहा है, ये इस पर फोकस करना चाहिए, चाहे एक दिन लग जाए चाहे 2 दिन, अगला विषय फिर दूसरा उठाएं, तो उससे क्या है सबको पता जी पड़ ओम जी पाएगा। ओम जी ओम। तो मेरा ऐसा नहीं, क्योंकि जी ये महत्वपूर्ण विषय था। जॉन अब आपने आगे बढ़ गए, अब जॉनसन जॉनसन के अमेरिका में उसका बैन हुआ है, उसको जो है अर्थदंड लगा है, लेकिन भारत में क्या स्थिति है उसकी, इस पर विशेष गौर किया जाए। एक विषय की उदाहरण दे रहा हूँ, बाकी कई ऐसे विषय हैं कि सुबह से लेकर 7 बजे से आदरणीय सर जी ने जो कहे हैं, एक विषय कहें, एक विषय के बाद समस्या, उसका समाधान जब तक नहीं हो जाता तब तक दूसरा विषय आगे न ले, ऐसा हमारा जी निवेदन है जी जी युवहार परिवार से। जी ठीक, जी जी आपका भी प्रश्न था, हैंड राइज था, आप अपना भी प्रश्न करें आदरणीय भैया जी। आज क्या है, और 8 बजे तक ये क्लास बंद करना है, ये भी जरूरी है, क्योंकि अब शरद जी से ये निवेदन है कि आदरणीय रमेश चंद मेहरा जी का जो सवाल था, जॉनसन एंड जॉनसन का अमेरिका में बैन लग गया है और वहाँ जुर्माना हुआ है, भारत में क्या अभी भी चल रहा है क्या, और जिन डॉक्टरों ने जिन्होंने मिल करके इसको सही कहा था, उसके बारे में आप अपना जवाब देने का कष्ट करें, आदरणीय शरद जी। जी दादू ने बहुत महत्वपूर्ण चीज बताई है। तो ये
हमारे देश में अभी किसी भी चीज का मेरे ख्याल यहाँ पे बैन नहीं है, चल रहा है वो। और ये भी बात सत्य है कि अमेरिका में बहुत सारा बैन है, लेकिन बहुत सारी दवाएं भी बैन है वो जो अपने यहाँ पे चल रही हैं। तो यही तो कहना है कि जब सरकार हमारे हाथ में, किसान के हाथ में कोराजिन पकड़ाती है, और फिर जब सरकार ही कहती है कि यार किसान कोराजिन क्यों डाल रहा है, तो ये समझ नहीं आता कि इसमें दोष किसका है, किसान का है या सरकार का है। भाई सरकार ने वो सीसी हमारे व्यापारी के माध्यम से हमारे हाथ में पकड़ा दी, और फिर आप कहो कि भैया वो तो किसान की दवा तो जहरीली है। अरे तो भैया पकड़ाई किसने? तो हाँ जी, आदरणीय हमारे डॉक्टर आदरणीय पवन कुमार जी, आदरणीय डॉक्टर रोशनलाल रावत जी, आदरणीय डीडी शर्मा जी, ये उपस्थित होंगे सदन में। तो इस पे कोरोजिन पे एसपी पे ले लेते हैं अपन। हैंड रेज है जी सबसे जी, पहले हैंड डॉक्टर रेज़ ले दुबे सर लीजिए, का जी। हैंड रेज है। जी जी, डॉक्टर हाँ, किशोर। धन्यवाद बहन जी। मेरा नम्र निवेदन था पहले कि जैसा शरद जी ने जो वक्तव्य दिया उसी पे चर्चा हो, क्योंकि ध्यान दवाई वगैरह इतना बड़ा विषय है कि वो 2-4 मिनट में नहीं हो सकता। तो मेरा नम्र निवेदन सदन से ही है कि जो वक्ता विषय देता उसी के संदर्भ में बातचीत हो, ठीक है। और अभी मेरा जो विषय है कि शरद जी आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, पीछे भी बोला था कि विदेशों में गेहूं जो है उसमें 18-20% प्रोटीन्स होते हैं और अपने यहाँ पे नहीं होते। आप बहुत पढ़े लिखे किसान हो, केवी के साथ और गवर्नमेंट के माध्यमों के साथ भी आपके बहुत अच्छे रिश्ते हैं। मैं जानकारी जानना चाहता हूँ कि वो 18-20% वाला गेहूं अपने यहाँ पे लाके उसको मल्टीप्लाई करने का काम क्यों नहीं हो पाया, और अगर हो पाया है तो उसके रिजल्ट क्या है। अगर नहीं अपन ला सकते तो केवी के या गवर्नमेंट के माध्यम से वो वेराइटीज अगर लाते हैं अपन और उसको मल्टीप्लाई करते तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आप कृपया हमको मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। जी सर, बहुत अच्छा। सर मैं हमारे साथ राजौरिया डायरेक्टर साहब गए हुए थे, और हम लोगों ने वहाँ क्वेश्चन भी किया कि सर ये वैरायटी अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम लोग भी इसको उत्पादित कर लें। तो उन्होंने बताया कि ये वैरायटी जो है हमारी लगभग 4.5 महीने की है, और हमारे यहाँ जो टेम्परेचर होता है वो लगभग 5 महीने तक एक सा रहता है, उन्होंने बताया। तो हमने कहा सब 5 महीने हमारे यहाँ तो नहीं रहता इतना लंबा, हमारे यहाँ तो हमारी जो ऋतु के हिसाब से हमारे यहाँ चेंज होते रहता है। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये वैरायटी जो है आपके यहाँ, वो बाली की साइज काफी लंबी थी वहां पे और काफी, लेकिन वो गेहूं यहाँ पे इसलिए नहीं हो सकता कि वो 5 महीने वाली वैरायटी है। और उन्होंने कहा कि 180 दिन में ये फसल आएगी। तो हमने कहा था हमें तो 120-30 दिन की फसल ज्यादा से ज्यादा चाहिए। तो उन्होंने कहा था कि ये वैरायटी हमारे यहाँ पे नहीं है, हमारे देश के हिसाब से यहाँ पे 180-190 दिन की वैरायटियां विकसित हैं और जो हमारे यहाँ होती हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि साहब हमारे यहाँ का जो गेहूं है वो आप लोग नहीं ले जा सकते हैं। तो शरद जी, फिर भी मैंने कुछ बीजे वहां से ले आया था, आपको बताऊं। तो शरद वो जी मेरा लगाए नम्र जब, तो हमने देखा कि हमारे यहाँ सर वो बाली जब आई ना तो वो बाली खाली रह गई। हमारे यहाँ बाली भी थी, बाली आई, सब आया, बढ़िया आया, लेकिन वो बाली खाली रह गई। हमारे यहाँ जब मौसम गर्म हो गया तो वो प्लांट पूरी बाली पूरी की पूरी खाली रह गई थी। ये दिक्कत आया था। सर मेरा नम्र निवेदन है, आजकल तो जमाना बदल गया है, पॉली हाउस का हॉट टेम्परेचर कूल टेम्परेचर करने का कंट्रोल सिस्टम का जमाना आया कि महाराष्ट्र में भी केसर बढ़ने लग गया है। तो ऐसी स्थिति में वो जो टेम्परेचर में वाली बात है वो कंट्रोल की जा सकती है। उसके दाम अगर अच्छे मिलते हैं तो वो कृपया आप प्रयास कीजिए। डॉक्टर राउत सर जैसे केवीके के वैज्ञानिक भी यहाँ पे है, मेरा उनसे भी निवेदन है कि वो वेराइटी को लाके यहाँ पे लगाने के प्रयास यदि हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के सर साथ करें हम तो लोगों ने सबका भला हो यहाँ पे जाएगा। पुआरखेड़ा में वैज्ञानिकों को काफी इस विषय में बहुत चर्चाएं करी। इस बार उन्होंने हमें एक 2 किलो बीज दिया है जिसका की प्रोटीन 13 से 14 है। तो उन्होंने कहा वर्मा जी हम आपको 18 वाला भी देंगे, आप 1 साल 2 साल वेट कर लो, मिलने वाला है बहुत जल्दी आपको। तो हमने कहा ठीक है साहब, इस बार 13-14 प्रोटीन वाला जो है उन्होंने हमको अभी 2 किलो बीज दिया है। हम लोगों ने लगाया है, उसको देख रहे हैं कि वो इस बार कितना प्रोटीन आता है, उसको चेक भी करवाएंगे। तो ये धीरे धीरे वो चीजें जब रखी है यहाँ तो वैज्ञानिकों ने उस चीज को माना भी। जब हम लोगों ने यहाँ पे पुआरखेड़ा में हम लोगों ने रखा कि सर हमें तो ये 9 वाला प्रोटीन जो है ये तो वहां पे बताया कि वो गाय बैल खाने के लिए होता है, और वो गेहूं तो हमारा पूरा देश खा रहा है। तो हमें ये हुआ एहसास कि यार हमें जो प्रोटीन जो है हमें भी ज्यादा प्रोटीन वाला गेहूं मिलना चाहिए। इस बार उन्होंने बहुत अथक
प्रयास करके एक वैरायटी बनाई, जिसका कि उन्होंने अभी वो भी हो गया शायद उसका, जबलपुर एग्रीकल्चर कॉलेज। तो 13-14 जो है उसका प्रोटीन आएगा, और बहुत जल्दी हम लोग 18 प्रोटीन वाला गेहूं हम लोगों को और आप लोगों को मिलेगा। जी जी, अगला प्रश्न शैलेश जी का है। प्रश्न करें आदरणीय शैलेश जी। सदन को नमन। भैया, आपने जो सोयाबीन का बताया था अभी बेड, और जो सीडिल का बताया था, तो वो आसानी से सब जगह उपलब्ध नहीं है, तो उसमें खर्चा एक्स्ट्रा और क्या लगा था? जो लागत है उसमें कितना अंतर आया था? नहीं, मैं आपको बता दूं, आप कृषि अभियांत्रिकी जो होशंगाबाद है ना, वो आपको रेंट पे देते हैं वो सिडिल को। तो उस सिडिल से आप अपने खेत पे सोइंग भी करवा सकते हैं। तो वहां पे आप अभी पहले से ही संपर्क कर लीजिएगा, वहां तो आपको वो सिडिल मिल जाएगी सोइंग करने के लिए। फिर आप जब अंतर दिखेंगे ना, तो आपको लगेगा यार कि ये जो, क्योंकि कोई भी वैज्ञानिक जो यंत्र लाता है उसमें कुछ दम होता है। वो हमने देखा, हमारी जो सिडिलें हैं वो सही बेड नहीं बना पा रही थी, वो प्लांट से प्लांट की दूरी मेंटेन नहीं कर पा रही, तो वो कर रही थी वो। तो आप कभी भी इधर आए पवारखेड़ा या मेरे पास आ जाएं, तो मैं आपको पवारखेड़ा रख लूंगा और आपका वहां पे अधिकारी से संपर्क करा दूंगा। जी, इसमें खर्चे में कितना अंतर आया और लागत में है? नहीं, लागत तो सेम है। अब मतलब खेत के अंदर लागत में कोई नहीं। जो सिडिल अपन लोग नीचे सोइंग करते हैं, वो क्या बेड बनाते हुए उसमें ऊपर पाली पे सोइंग करती है, इतना है बस उसमें अंतर। जी भैया, धन्यवाद। ओम। जी, बहुत सुंदर चर्चा। और मैं आगे, समय तो हो रहा है मगर फिर भी डॉक्टर रोशनलाल भैया का हैंड राइज है। स्वागत जी है। जी ओम भैया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, मस्त मस्त चीजें आपने बताई है। और निश्चित रूप से अब जो नई रिसर्च हो रही थी, इसमें हाई प्रोटीन, हाई जिंक, हाई आयरन, ये सब मतलब न्यूट्रासिटिकल पे काम हो रहा है। तो ये न्यूट्रासिटिकल कहलाता है, जिसमें कि न्यूट्रिएंट पर क्या होता है कि अभी हम बात कर रहे थे उत्पादन की, अब बात हो रहा है न्यूट्रिएंट पर। तो पहले फूड सिक्योरिटी की बात हो रही थी, अब न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है। तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में अब हाई प्रोटीन वाली जो वेराइटीज़ है उन पर काम हो रहा है, और 13-14% तक की वैरायटी हमारे यहाँ आ गई है। हम यूरोप के बराबर वाली वैरायटी, मतलब यूरोप में भी 13 से लेके 16-17 तक है। तो हम उनके आसपास हैं बहुत। और लेकिन ड्यूरेशन हमारा बहुत कम है, उनका ड्यूरेशन 6 महीने का है, 6 महीने से हाँ, भी ज़्यादा कई बार जाती है। तो हम वहाँ पर उनको वो कर रहे हैं, और वैरायटी हमारी जो है हाई प्रोटीन की वैरायटी आ रही है। पर इनमें अब जो देखा जा रहा है, कुछ चीज़ें जो है, कई सारी चीज़ें उसमें जो न्यूट्रिशन हो रहा है उसमें कुछ चीज़ें काम की बढ़ रही है, तो कुछ चीज़ें जो काम की है वो घट भी रही है। तो वो एक थोड़ा सा वैज्ञानिकों का सोच का विषय है, उसमें भी काम चालू है कि ये जो चीज़ें बढ़नी चाहिए, जिस तरह की चीज़ें बढ़नी चाहिए थी, जैसे ग्लूटीन परसेंट है वो होना, मतलब कम होना चाहिए। दूसरा जो उसका जो आयरन आयरन और प्रोटीन अगर वो हम बढ़ा रहे हैं, तो हमारा उसकी जो पैलेटेबिलिटी है, जो खाने की वो मतलब जो पचने की क्षमता है, वो अच्छी होना चाहिए। तो कई सारी चीज़ें बढ़ रही है, कई सारी चीज़ें कम हो रही। तो इस पर भी अब नया काम शुरू हो गया है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में हमें जो किस्में मिलेगी वो और उन्नत मिलेगी और अच्छी मिलेगी। पर जो जमीन में पोषण है वो हमको ठीक करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फूड क्वालिटी जो मतलब न्यूट्रिशन की क्वालिटी जो घटी है, उसका सबसे बड़ा कारण है हमारी जमीन का पोषण। हम जो भूमि में जो फर्टिलाइजर का जो यूज़ कर रहे हैं, उसमें हमें गाय का गोबर डालना पड़ेगा, हमें गौ माता का उपयोग करना पड़ेगा, हमें दूसरे जो चीज़ें हैं उनको बढ़ानी पड़ेगी निश्चित रूप से। तो हमारी जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, क्वालिटी इम्प्रूव होगी। तो ये एक नई चीज़ है, और आगे आने वाले समय में बहुत सारी वैरायटी है। 1634 है, अभी क्या है, 1347 है शायद, अच्छा, इसकी JW। तो बहुत सारी वैरायटी अभी नई निकल रही है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में ये सब आप लोगों के पास उपलब्ध होगी, और जिससे किसानों को लाभ मिलेगा। जी ओम। बहुत अच्छा सर। सर, ये जो 303 वैरायटी है, इसमें
मात्र 9 प्रोटीन है सर इसमें मात्र। तो ये वैरायटी अब धीरे धीरे बंद करनी पड़ेगी, जो बहुत कम प्रोटीन वाली हैं, वो वैरायटियां भी जी धीरे भैया, ये धीरे। जो पुरानी जो वैरायटी थी उनमें प्रोटीन परसेंटेज कम था। जो ये सब क्या क्रॉस कर करके एक दूसरे से क्रॉस करके बनाई जाती है, तो जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट के हिसाब से इनमें गुण आते हैं। तो आने वाले समय में अब हाई प्रोटीन वाली वैरायटी आ रही है, जो अच्छे मतलब उनकी क्वालिटी अच्छी है, तो धीरे धीरे वो फिर आउटडेटेड हो जाएगी अपने आप। जी भैया। जी, बहुत सुंदर संवाद। और मुझे लगता है समय हो चुका है, फिर भी पवन कुमार सर को मैं शरद भैया के इस आज के वक्तृत्व पर अपनी टिप्पणी देने के लिए मैं उनको सादर आमंत्रित करती हूँ। जी, धन्यवाद रंजना जी। बहुत सुंदर आज का उद्बोधन शरद जी द्वारा अपने अनुभव के आधार पर। और जो चीजें कही हैं, एक तो मेरी इसमें टिप्पणी यह है, मेरे अनुभव के आधार पर मैंने जो देखा है, उत्तराखंड में भी देखा, मध्य प्रदेश में भी देखा, इस वर्ष में ही देखा है, ये है कि हमारे जो सरकार की अभी बहुत सारी योजनाएं चल रही हैं और बहुत सारी योजनाओं काउंटर प्रोडक्टिव भी हो जा रही हैं। अब जैसे आपने रिसर्च के ऊपर बात की, एक्सटेंशन के ऊपर बातचीत की, मैंने एक अधिकारी से मैं मिला जिनकी नई नई नियुक्ति हुई थी मध्य प्रदेश में कृषि विभाग में। मैंने कहा अब आपका तो बहुत बढ़िया आपका काम चलेगा और आपको क्या एक्सपीरियंस आपका क्या है, क्या करना चाह रहे हो। तो उसका ये कहना था कि हम करना तो बहुत कुछ चाह रहे हैं, लेकिन हमारे विभाग का बहुत सारा पैसा पहले के मुकाबले अब सब लाडली बहना योजना में चले गया। तो हमारे पास कुछ करने के लिए है ही नहीं, अब हम संसाधन कहाँ से लाएंगे, कौन देगा हमें संसाधन। तो मैंने उस जो नए नए जोश के साथ, उमंग के साथ आए थे, उनके मन में ही बड़ा फ्रस्ट्रेशन देखा कि ये जो है लाडली बहना योजना के बारे में उसने खुद किया, और जबकि वो स्वयं एक लड़की थी। तो उसने कहा कि ये तो ज्यादा है, ये सब रेवड़ी बांटने वाले की तरह है। तो मैंने पूछा कि पृष्ठभूमि आपकी क्या है और कैसे है, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी क्या है। मैंने कहा ये तो मैं तो पूर्ण रूप से सरकार के साथ हैं, लेकिन ये काम जरा कुछ अति हो जा रही है वोट बैंक की वजह से। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव है, हम कुछ अच्छा करना चाह रहे हैं, 2 कदम आगे बढ़ना चाह रहे हैं, 1 कदम पीछे हट जा रहे हैं। इसी तरह से मैंने उत्तराखंड में देखा, मेरा अनुभव रहा, क्योंकि मैं विभाग के लोगों को अच्छी तरह से जानता था। मैंने कहा ये इतना बड़ा आपने मीटिंग की, गैदरिंग की, क्या है इसमें, कैसा इसमें इतना सारा 10,000 लोग आपके वहां आने वाले हैं, कैसे हो रहा है इसका इंतजाम, ऐसे ही पूछा क्योंकि मेरे अच्छी तरह से परिचित थे। तो उसने कहा ये सब जो चीज है ये मंत्री जी के आपके टेंट हाउस, उनका आदमी है, खिलाने वाला भी उनका ही है, बुके वाला भी उनका ही है, हम तो केवल व्यवस्था संभालने में लगे। अब ये लगाइए कि इस तरह की जब चीजें सामने निकल के आती हैं और एक सामान्य व्यक्ति के पास, मेरे जैसे व्यक्ति के पास जब ये चीजें आएंगी, तो हमारे मन में ये चीजें मतलब वही मैंने जैसे कहा कि 2 कदम आगे बढ़ना और 1 कदम पीछे बढ़ने की स्थिति हमारी हो जाती है। तीसरा जो है, आज मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूँ सरकार को, मैं वैसे क्रिटिसाइज नहीं करता हूँ। मैं जो रिसर्च वाली आपने बात कही है कि रिसर्च के लिए जो संसाधनों का जब आकलन किया गया राष्ट्रीय स्तर पर, कि रिसर्च में कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है, और बाकी ये जो स्कीम्स हैं जिसमें कि वोट बैंक पॉलिटिक्स में जिसमें ज्यादा ध्यान है, तो ये पता लगा कि रिसर्च वाला जो पैसा है वो तो पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा कम हो गया है, और उसका जो पैसा है वो बाकी सब चीजों में लग गया है। ऐसा भी राष्ट्रीय स्तर पर एक शोध निकल के आया है। तो एक वैज्ञानिक जो है पिछले 50 दिन से लगातार प्रतिदिन मुख्य क्या है हमारे प्रधानमंत्री जी को लिख रहे हैं कि सर ये पैसा जो रिसर्च में लगना चाहिए, जिसका कि और व्यापक होना चाहिए, जिसकी तुलना हम बाकी देशों से करते हैं, वहां तो कुछ इसमें उसके मुकाबले कुछ तो करिए, लेकिन पहले के मुकाबले कम तो मत करिए इसको। तो ऐसी जब चीजें सामने निकल के आती हैं तो जरा सी वाली